हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की फर्दर केस स्टडीज़। जैसा कि आप देख सकते हो ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में हमने 6 केस स्टडीज़ आपको कराई थी और मैंने स्पेशली बोला था कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस स्टडी पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए इसमें केस स्टडीज़ ज़्यादा होंगी। मे बी इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो केस स्टडीज़ के पार्ट हैं वो 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम मैं आपको इसमें 15 to 20 केस स्टडीज़ कराऊंगा ही कराऊंगा। पिछली वीडियो में 6 कवर कराई थी, आज 4 कराऊंगा। तो इट इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडीज़। सो लेट डिस्कस फर्स्ट केस स्टडी। Panchayats in our country have been given powers to decide and spend fund grant to them by the government. Identify the management principle. तो पहले इस केस स्टडी का मतलब समझते हैं। अब थोड़े अच्छे लेवल की केस स्टडी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला है पंचायत बनाए जाते हैं गांव के अंदर हमारी कंट्रीज़ में, जिन्हें पावर होती है डिसीजन लेने की विलेज के अंदर, और साथ साथ उन्हें गवर्नमेंट द्वारा फंड भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उस विलेज का डेवलपमेंट कर सकें। तो बताओ कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होगा, और मेरे को पता है 70 to 60% बच्चे इसका आंसर भी गलत देंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ आएगा कौन सा प्रिंसिपल है। तो इसका आंसर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे भैया? क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के हाथों में सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि सारी पावर किसके हाथों में होती है, सारी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। लेकिन गवर्नमेंट उसे क्या करती है, डिसेंट्रलाइज कर देती है। स्टेट गवर्नमेंट में अपनी थोड़ी पावर देगी कि तुम स्टेट को संभालो, पंचायत को पावर देगी कि तुम गांव को संभालो, ठीक है, पार्षद को पावर देगी कि तुम जिले को संभालो। तो यहाँ पे क्या कर रही है एक देश की गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज ही तो कर रही है अथॉरिटी को। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल। Second case study, XYZ Limited asked its employee to work overtime in order to the growing demand of their product. However, employees were not paid for extra time, which principle is violated here. यहाँ पे बोलते हैं XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से ये वादा किया है कि अगर आप ओवर टाइम वर्क करोगे तो हम आपको क्या देंगे, एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, एक्स्ट्रा वेज देंगे, ठीक है। क्योंकि XYZ लिमिटेड जो प्रोडक्ट बनाती थी उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में, इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से बोला कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा वेजेस प्रोवाइड करेंगे अगर तुम ओवर टाइम करोगे। लेकिन जब काम हो गया तो कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा टाइम के लिए जो वेज थी वो पे नहीं की। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, वेरी सिंपल, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्योंकि XYZ लिमिटेड ने वादा किया कि हम आपको रेम्यूनरेशन के अंदर जो एक्स्ट्रा कमीशन होगी ओवर टाइम करने की वो भी देंगे, और वेजेस, कमीशन, ये सब चीज़ें किस में इंक्लूडेड होती हैं, रेम्यूनरेशन। तो नाम से ही समझ आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ पे उसको वायलेट किया जा रहा है उस प्रिंसिपल को, क्योंकि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को हमेशा जितना डिज़र्व करता है एक एम्प्लॉय उतना पेमेंट देनी चाहिए, उतना पे देना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर रही है तो मतलब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रिंसिपल का वायलेशन किया जा रहा है, जैसे कि सेकंड केस स्टडी के अंदर किया जा रहा है। Now let's move to question number third. Nowadays in companies, people of various nationalities are working together with each other and there is no discrimination among them. इसी लाइन से क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल है। अगर आपने फियोल के प्रिंसिपल पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रिंसिपल है। तो ये बोलते हैं आजकल कंपनीज़ में अलग अलग नेशनलिटीज़ वाले लोग काम करते हैं एक साथ और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसका तो प्रिंसिपल का नाम ही ऐसा है कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। इसका आंसर क्या है, इक्विटी। इसका नाम क्या है, इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी प्रिंसिपल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इक्विटी प्रिंसिपल यही कहता था कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ कास्ट, जेंडर, सेक्स के बेसिस पे सेक्स, जेंडर, कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे किस प्रिंसिपल की बात की जा रही है, इक्विटी प्रिंसिपल की। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. अखिल राम वर्क्स इन सेम कंपनी at same position, but Akhil gets 14,000 per month and Ram gets 16,000 per month because Ram belongs to the hometown of sales manager. Identify the principle violated here. बहुत ही सिंपल है, सेम आंसर होगा क्या, इक्विटी।
बिकॉज़ यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि अखिल और राम दोनों एक कंपनी में काम करते हैं, एक ही जॉब पोजीशन पे काम करते हैं, फिर भी अखिल को सैलरी कम मिलती है 14,000 और राम को ज़्यादा मिलती है 16,000। क्यों? क्योंकि राम क्या है, राम सेल्स मैनेजर के होम टाउन से बिलोंग करता है। इस वजह से उसने क्या किया, जो सेल्स मैनेजर है वो ज़्यादा सैलरी किसको प्रोवाइड करता है, राम को। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है अखिल और राम के बीच में, सिर्फ इस बेसिस पे कि सेल्स मैनेजर और राम एक ही होम टाउन के हैं। तो यहाँ पे इक्विटी प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी का पार्ट 2। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो बढ़िया तरीके से, और साथ साथ अपने दोस्तों में भी फैला दो चैनल को, जिससे बहुत अच्छा यार मुझे भी मोटिवेशन का एक सोर्स मिले, और जितना ज़्यादा बच्चों को पता चलेगा तो वो भी बेनिफिट ले पाएंगे, जो भी मैं थोड़ा बहुत क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके बाय।